जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स IQ की एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि आपको पता होगा, हम GK GS के MTS एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पर हम नए क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए बिना किसी विलम्ब के आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है कि रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? देखिएगा, हाँ, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो सबसे पहले आपको जानना है कि मैंने आपको कल बताया था क्या, गुल खिलो तो, पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या बताए थे? गुल खिले तो सूंघ लो। मैंने आपको यही ट्रिक बताया था, गुल खिलो तो सूंघ लो। ये किसके बारे में बताया था? ये दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने राज किया? 5 राजवंशों, उन्हीं का ट्रिक है। गु से मैंने बताया आपको गुलाम वंश, फिर खी से बताया आपको मैंने क्या? खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश। क्या बताया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। फिर स से क्या बताया? सैयद वंश, ठीक। फिर ल से क्या बताया मैंने? लोधी वंश। मैंने आपको 5 राजवंशों के बारे में बताया कि सबसे बड़ा राजवंश कौन सा? आपको मैंने बताया कि तुगलक। क्या तुगलक सबसे बड़ा था, और सबसे छोटा कौन सा था? खिलजी सबसे छोटा साम्राज्य था। सबसे ज़्यादा समय तक शासन कौन किया था? आपको मैंने बताया क्या? तुगलक। उसके बाद मैंने क्या बताया है इसमें? आपको बता रहे हैं कि मैंने आपने कल हुमायूं के बारे में आपको पूरा बता दिया, ठीक है। हुमायूं के साथ साथ मैंने क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया। यहाँ बताया रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये तो बेटी थी इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश क्या था? ये जब गद्दी पे कब बैठे, देखो चूंकि शासनकाल कब से है? 1206 से लेकर के 1290 तक का शासनकाल किसका है? ये आपका गुलाम वंश का था। किसका? गुलाम वंश का। इसमें क्या हुआ? इल्तुतमिश। सबसे पहले क्या हुआ? गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आया? उसके बाद इसका पुत्र आया आराम शाह। क्या? आराम शाह। लेकिन ये कैसा था? ये अयोग्य शासक था। क्या? अयोग्य था। उसके बाद क्या आता है? इल्तुतमिश। क्या? इल्तुतमिश जो है उसके बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। इल्तुतमिश बैठता है कब? 1211 से। क्या? 1211 से लेकर के 1236 तक गद्दी पर दिल्ली के बैठता है। उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में और कुछ चीज़ पूछता है चालीसा दल। क्या? चालीसा दल का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। उसके बाद क्या? तुर्क ए चहलगामी। क्या? तुर्क ए चहलगामी, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये था क्या? ये 40 जो है तुर्क सरदारों का, क्या 40 जो है तुर्क सरदारों का एक समूह था, ठीक। ये क्या था? तुर्क ए चहलगामी। उसके बाद पूछ सकता है इक्ता प्रणाली की। देखो इल्तुतमिश के समय में क्या थी? इक्ता प्रणाली। क्या? इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई। इक्ता प्रणाली मतलब क्या हो गया? इसमें जो था वेतन के बदले में, क्या वेतन में मनी नहीं दिया जाता, वेतन के बदले में क्या दिया था? भूमि दिया जाता था। इसी के लिए इसे क्या कहते हैं? इक्ता प्रणाली। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद पूछ सकता है आखिर जब ये शासक गद्दी बैठा उस समय कहाँ का सूबेदार था? ये सूबेदार था आपका बदायूं का। क्या? बदायूं का उस समय सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं का सूबेदार था। बदायूं है कहाँ पे? ये यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। इतनी बात आपको याद रखना है। उसके बाद इसके समय में क्या हुआ? एक तराइन का तृतीय युद्ध। क्या? तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया। तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? आपका इल्तुतमिश, किसके बीच में? इल्तुतमिश वर्सेस याल्दोस। किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश वर्सेस याल्दोस। याल्दोस कौन था? याल्दोस गोरी का एक क्या था? गुलाम था। इसके बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ? इल्तुतमिश की विजय हो गई, याल्दोस की हार हो गई। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है इल्तुतमिश के बारे में। उसके बाद पूछ सकता है इल्तुतमिश का क्या किया? इसने क्या किया? लाहौर से, क्या लाहौर से राजधानी को कहाँ लाया? लाहौर से राजधानी को लाया दिल्ली। कहाँ लाया? दिल्ली। इतना चीज़ आपको याद रखना है इल्तुतमिश के बारे में, ठीक। आइए क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नसीरुद्दीन किसका नाम है? नसीरुद्दीन हुमायूं का पुराना नाम है। क्या? हुमायूं का उपनाम क्या है? नसीरुद्दीन। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने क्या बताया? ये गुलाम वंश से संबंधित। किसने? गुलाम वंश का संस्थापक नहीं, इस गुलाम वंश का संस्थापक है, लेकिन जब पूछा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक आपको बता देना है कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। उसके बाद इसे को ही बोलते हैं गुलामों का गुलाम। क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम कौन है? ये है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में इतना चीज़ याद रखिएगा। मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या बताया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, पीर बख्श कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्या? जलियांवाला बाग
हत्याकांड के बारे में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या चीज़ें हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस समय जलियांवाला बाग है कहाँ पे वास्तव में? ये तो है अमृतसर में। कहाँ पे है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है? अमृतसर है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ? ये हुआ था वैसाखी के दिन। किस दिन? वैसाखी के दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, उस समय अपने यहाँ का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन? चेम्सफोर्ड, ये था वायसराय। ठीक, उसके बाद ये हुआ क्यों था आखिर? ये जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये रोलेट एक्ट, क्या रोलेट एक्ट के, जो रोलेट एक्ट था यानी रोलेट एक्ट की उपरांत शुरू किया गया। क्या रोलेट एक्ट जो आया था भारत में, उसमें क्या था? रोलेट एक्ट में इसे कहा जाता है रोलेट एक्ट को काला कानून। क्या कहा जाता है? काला कानून। किसने कहा था रोलेट एक्ट को काला कानून? इसको गांधी जी ने कहा था। क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था इसे काला कानून। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता था? बिना अपील बिना दलील, क्या बिना अपील और बिना दलील के इसमें लोगों को उठा लिया जाता है। ठीक है, बिना अपील और बिना दलील के लोगों को क्या किया जाता था? उठा लिया जाता था। इसमें क्या है? संदेह के आधार पर लोगों को उठा लेते थे। इसी के विरोध में लोग क्या किए थे? जलियांवाला बाग के गेट पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों का सेनापति, उस समय अंग्रेज कौन था? जनरल ओडायर। जनरल ओडायर ये अंग्रेज था उस समय। यह वायसराय चेम्सफोर्ड था उस समय। इस जनरल ओडायर क्या किया? आदेश दिया गोली चलवाने के लिए। उसमें निहत्थे लोगों के ऊपर शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चला दिया गया। उसमें हुआ क्या? कोई उसमें आंकड़ा बताता है इन लोगों का, सरकारी आंकड़ा 375, कितना? 376 बताता है इन लोगों का आंकड़ा कि 376 लोग मारे गए। लेकिन इसमें क्या हुआ? इससे अधिक, कम से कम 1500 लोगों की हानि हुई थी हम लोगों की। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या? एक गठन आयोग हुआ। इसमें एक हंटर कमेटी, पूछता है कि हंटर कमेटी किससे संबंधित है? हंटर कमेटी एक बनाई गई ये जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए। और एक कमेटी बनाई गई मदन मोहन कमेटी। क्या? मदन मोहन कमेटी, मदन मोहन मालवीय। एक कमेटी का गठन किया गया, मदन मोहन मालवीय कमेटी। इसने क्या बताया? इसने क्या बताया? डायर को दोषी बताया। क्या? डायर को दोषी इसने साबित किया। लेकिन जो हंटर कमेटी थी इन्होंने डायर को दोषी नहीं माना। किसने? इसने डायर को दोषी नहीं माना। ठीक है, इतनी बात आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कब किया? देखिए गोलकनाथ एक वाद है, एक केशवानंद भारती वाद। गोलकनाथ वाद में कितने जज थे? 11 जज थे। केशवानंद भारती वाद में कब थे? ये था 24 अप्रैल 1973। क्या? 24 अप्रैल 1973 का यह होता है। इसमें कितने जज थे? टोटल 13 जजों की बेंच थी। ठीक, 13 जजों की बेंच थी। इसने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। इसका मतलब इसमें क्या बोलते हैं? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें उसका मतलब उसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्या 1976 के द्वारा इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का आधारभूत ढांचा सिद्धांत, क्या प्रस्तावना का आधारभूत ढांचा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आधारभूत ढांचा सिद्धांत ये केशवानंद भारती सिद्धांत में दिया गया। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया? संविधान में एकमात्र, संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक संविधान संशोधन कौन कौन सा हुआ? समाजवाद, क्या समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया। ठीक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्द को एक संविधान संशोधन मात्र कौन सा था? 42वां संविधान 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक संविधान संशोधन इसी के द्वारा हुआ। ठीक है, इसमें यही बताया गया। उसके बाद क्या था आपका? गोलकनाथ में कितना थे? 11 जज थे। पूछता है इसमें जजों की संख्या कितनी है? 13 जज थे। कितना? 13 जज थे। उसके बाद शंकरी प्रसाद, हाँ देखो केशवानंद भारती वाद बना केरल, किसके बीच में हुआ था? केरल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केरल के बीच में हुआ। ठीक, उसके बाद आज का हम अगला क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन क्या है आपका? केशवानंद भारती। ठीक, हाँ अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? देखिए जब स्टार्टिंग में भारतीय संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। उसके बाद कितनी और भाषाओं को ऐड किया? 8 नई भाषाओं को ऐड किया गया। टोटल इस समय कितनी भाषाएं हैं संविधान में? 12 भाषाएं। ठीक, ये चीज़ आपको याद करना है। उसके बाद क्या पूछता है कि आखिर भाषा को किस संविधान संशोधन की? आर्टिकल नंबर 343 में बताया गया सैन्य की एक राजभाषा होगी। क्या? सैन्य की एक राजभाषा होगी। और उस भाषा कौन सी होगी? राजभाषा, वो है हिंदी। क्या? हिंदी। इसमें इसकी लिपि कौन है हिंदी की? हिंदी की लिपि जो है आपकी देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक, इतनी बात आपको इसमें जानना है। उसके बाद आखिर भाषाओं के बारे में
संविधान के किस भाग में बताया गया? देखिए, संविधान के भाग 17 में भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, संविधान का भाग 17 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह है कि एक पहला संविधान संशोधन हुआ था 21, 71 और 92, ऐसे याद रखना है। 21 में 71 जोड़ोगे 92 आएगा। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ। 71वां कब हुआ था? 1992 में हुआ। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 21 में जोड़ा गया सिंधी भाषा को। क्या? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद इसमें कौन सा जोड़ा गया? नमक। क्या? नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्या? इसमें एक भाषा जोड़ेगी नेपाली। उसके बाद म से हो गया मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी। क्या? कोंकणी। 3 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। ठीक। चौथी में क्या हुआ? BDMS। क्या? BDMS यानी बोडो, डेगरी और मैथिली संथाली। देखो, एक हो गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी 4 भाषाओं को लास्ट में जोड़ा गया। 19वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक। उसके बाद क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि आखिर संघ की राजभाषा। हाँ, ये तो 4 भाषाएं जोड़ेगी। टोटल कितनी भाषाएं होगी? एक वो 3, एक 4, 4 3 7 यानी 8, टोटल 22 भाषाएं होंगी। उसके बाद पूछ सकता है आपसे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? जो 14 सितंबर है। क्या? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इसी के लिए 14 सितंबर जो क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। क्या? हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। इतनी बात आपको याद रखना है। 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? आपको 2003 में क्या देखो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भारत से कब खत्म कर दिया गया? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या? 1773 का। इसमें क्या क्या बताया गया? इसमें क्या किया गया? बंगाल का जो गवर्नर है, क्या? बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसका? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल बंगाल से कौन हुए? ये आपके हुए वारेन हेस्टिंग्स। क्या? वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए। ठीक। इतनी बात आपको याद रखना है। उसके बाद 1773 में ही क्या हुआ? इसी एक्ट के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। क्या? 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। वो कहाँ पे हुई? कलकत्ता में। कहाँ? कोलकाता में विलियम, क्या? विलियम कॉलेज में। विलियम, ठीक है, विलियम फोर्ट में विलियम कॉलेज था, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई। उसके बाद 1813 का अधिनियम आता है। क्या? 1813 का। इसमें क्या कहा गया? इसमें शिक्षा पर 1 लाख के खर्च की बात है। क्या? शिक्षा पर 1 लाख का खर्च, इसका प्रावधान किया गया। उसके बाद इसी में क्या हुआ? ईसाई मिशनरियों का, क्या जो ईसाई लोग थे उसके प्रचार प्रसार की बात की। क्या? ईसाई मिशनरीज के प्रचार प्रसार की बात कही गई। ठीक। ये तो 1813 का अधिनियम था। 1773 के बाद, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? जो 1833, क्या 1833, ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया। 1833 का जो अधिनियम था, इसमें क्या क्या बात कही गई? इसमें कहा गया 1833 वाले में सबसे पहले देखिए, आपको याद रखना है 1733 फिर 1813। इसमें क्या कहा गया? इसमें कंपनी के व्यापार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। क्या? कंपनी के व्यापार को पूर्णतया खत्म कब किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा, पूर्णतया जो है ये खत्म किसके द्वारा किया गया? ये 1833 के संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसमें क्या हुआ? इसमें कंपनी के अधिकार को आंशिक खत्म किया गया। कब? आंशिक खत्म किया गया। किस अधिनियम में? 1813 के अधिनियम में आंशिक खत्म किया गया। मतलब जो चीनी और चाय, क्या? चीनी और चाय का जो बिजनेस करेगा केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसमें यह कहा गया कि जो चीनी का व्यापार, यानी चीन देश से व्यापार कौन करेगा? केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी, बाकी कोई कंपनी नहीं कर पाएंगी। चाय से, भारत में चाय का व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी कंपनियां भारत में आएंगी, वो चाय के अलावा किसी का व्यापार करें, लेकिन यहाँ पे चाय का व्यापार केवल ब्रिटिश को शक्ति दिया गया। इसमें क्या कहा गया? इसमें कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त किया। 1833 के अधिनियम में कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया। इसी में क्या कहा? इसी को बोलते हैं सेंट हेलेना, क्या? सेंट हेलेना एक्ट।
क्या बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट इसी को बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या हुआ, कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, 1833 में। कब, 1833 में। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना। क्या, पंचवर्षीय योजना को मूल उद्देश्य क्या था। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का आखिर शुरू करने का श्रेय कहाँ पे है, यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी इसी को बोलते हैं सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस ने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को शुरू किया। उसके बाद आखिर पंचवर्षीय योजना का जिक्र हम लोग कितने बार, देखो आर्टिकल नंबर 243 ए से लेकर के ओ तक मैंने आपको बताया। क्या इसमें बताया, ग्राम पंचायत, इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया। ठीक है, कैसे, किसमें, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, इसमें कितने विषय थे, मैंने आपको बताया कि 29 विषय। कितने विषय थे टोटल, 29 विषय। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद क्या पूछता है, बोला गया पांचवी, देखो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, 1951 से 56 तक। ठीक, पंचवर्षीय योजना का जनक किसे बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोलते हैं। 1951 से 56। दूसरी कब आई, 56 से 61। कब, 56 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1900, देखो 5 साल के अंतराल पे सबको बनाना है। देखो 1966। तीसरी के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना क्या हुई, 1966 से लेकर के 1967 तक। ये आपका ये क्या था, योजना अवकाश था, वो योजना अवकाश। ठीक, देखो होता क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं कितने साल पे आती है, 5 साल पे। ठीक, उसके पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, पहली पंचवर्षीय हेराल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे, हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पे पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना किस पे थी, पीसी महालनोबिस। क्या, पीसी महालनोबिस मॉडल पे एक सेकंड पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना में किसको जोड़ दिया गया, कृषि पे जोड़ दिया गया। दूसरी में किस पे जोड़ दिया गया, भारी उद्योग। किस पे, भारी उद्योगों पर सेकंड पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया। इसमें कौन कौन से, राउरकेला, क्या, राउरकेला जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना की। पहले में क्या हो, बांध बनाए गए, बड़े बड़े बांध पहली पंचवर्षीय योजना में बनाए गए। जब पूछेगा बोकारो, क्या, बोकारो पावर प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना। बोकारो है कहाँ पे, इस समय इसकी लोकेशन है झारखंड। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि सबसे बड़ी, देखो पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा विकसित पंचवर्षीय योजना कौन थी, देखिए जो 11वां पंचवर्षीय योजना थी, इसमें सबसे उच्चतम वृद्धि दर, क्या पूछेगा, सबसे उच्चतम वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद एक चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसे पूछेगा सबसे उच्चतम कृषि वृद्धि दर, क्या, उच्चतम कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में थी, तो आप लोग बताइएगा कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना में थी। ठीक, इतनी बात आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये किस मॉडल पे थी, डीपी धर। किस मॉडल पे, डीपी धर मॉडल पे। ठीक, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पे थी, ये थी गाडगिल मॉडल पे। किसके, गाडगिल मॉडल पे ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, उसके बाद ये पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या हुई, 1 साल पहले खत्म हो गई, 1900, हाँ देखो क्या 1 साल पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, तो आप लोग बोलिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले खत्म हो गई। इसमें हुआ क्या, आरआरबी यानी ग्रामीण बैंकों की स्थापना, रिजर्व रूरल बैंक ने आरआरबी की स्थापना किया गया। क्या, रिजर्व रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंकों का इसमें क्या बोलते हैं, स्थापना किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, गरीबी हटाओ, क्या, गरीबी उन्मूलन। क्या मतलब, गरीबी, उसका उद्देश्य मेन था गरीबी उन्मूलन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, जब पूछेगा इसका नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाओ ये पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये नारा किसका था, ये इंदिरा गांधी का नारा था। किसका, इंदिरा गांधी जी का नारा था, गरीबी हटाओ। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में किसका बना होता है। देखिए एक का आपको बताते हैं कि आपका हो गया एक भाग। ठीक है, ये आपकी पूरी पृथ्वी हो गई, हम पृथ्वी को ऐसे काट के ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक, ये भाग एक को आप गिनते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें आपका 3 परत में बांट लेते हैं। कितने भाग में, 3 भाग में हम बांट लेते हैं। ठीक, 3 भाग में है क्या, ऊपर वाला इसको बोलते हैं सियाल, क्या, सियाल। उसके बोलते हैं सीमा, क्या, सीमा, सियाल, सीमा, निफे, क्या, निफे। इतनी आ रखे, पहला नीचे वाला राष्ट्र क्या है, निफे, ऊपर वाला क्या है, सियाल, क्या, सियाल, सीमा, नीचे वाला क्या है, सीमा। देखिए इसमें क्या हुआ,
तीन पार्ट है, किसने, पृथ्वी के तीन पार्ट हो गए, सियाल, सीमा और निफे। इसका घनत्व कितना है 2.5 ग्राम प्लस सेंटीमीटर क्यूब। पूछेगा पेपर में आखिर ऊपरी परत यानी सियाल का घनत्व कितना है, तो 2.5। इसका घनत्व कितना है 4, कितना 4। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, इसका है, ठीक है, 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसका है, निफे, ठीक है। सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्या, क्रस्ट सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं क्रस्ट, ठीक। क्रस्ट ऊपरी परत का हो गया, ठीक। उसके बाद निफे को ही क्या बोलते हैं, यहीं पे है आपका चुंबकीय। सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, निफे वाला चुंबकीय क्षेत्र है। गुरुत्वीय त्वरण यहीं पे होता है, कहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण ये निफे वाले पार्ट में ही होता है। जो ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, क्या ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, वो पाए जाते हैं, ज्वालामुखी जो है ये पाए जाते हैं आपके निफे वाले पार्ट में। किसमें, सीमा, क्या सीमा वाले पार्ट में ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। उसके बाद सियाल यानी पृथ्वी की भूपर्पटी जो है, भूपर्पटी को और क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट, ठीक है। ये किससे बना होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, एसआई से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, ठीक है। ये किससे बनता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। किससे, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, किससे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनके बनता है, ठीक है। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम यानी Mg। उसके बाद निफे यानी ये होता है किससे, निकिल और आयरन से। क्या, निफे किससे बनता है, निकिल प्लस आयरन से। यफी मतलब आयरन, जिसको केमिस्ट्री आती होगी, देखिए यफी मतलब होता है आयरन, निफे। इतने बारे में मैंने आपको बताया। इसने पूछा है कि क्रोड, क्रोड बोलते हैं क्या, उसके बाद देखो क्रस्ट, क्रोड, क्रोड एकदम लास्ट वाला भाग हो गया, क्या इसका सबसे निचला भाग क्या होगा, क्रोड। ये किससे बना, निफे यानी निकिल और फेरस, फेरस यानी आयरन से। इसका मतलब क्रोड किससे बना होता है, लौह धातु से बना होता है क्रोड। इतनी बात आपको पृथ्वी के बारे में याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में आपको इतनी बातों याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी जो नदी है ये है गंगा नदी। कौन सी, गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक। इतनी बात आपको याद रखना है। जब पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई आपकी, आगे को गोदावरी नदी। क्या, गोदावरी नदी, ठीक। गोदावरी नदी की आपकी लंबाई कितनी दी है, 1465 मीटर, ठीक। इतनी बात याद हो गया। उसके बाद पूछा था दक्षिण गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। क्या, दक्षिण गंगा। कैसे, देखिए दक्षिण गंगा, जब पूछेगा दक्षिण की गंगा, क्या, दक्षिण की गंगा, तो आप लोग बताइएगा दक्षिण की गंगा किस नदी को बोलते हैं, कावेरी। क्या, कावेरी नदी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा। कैसे, देखो इसमें क्या है, यहाँ पे की आया है, इसका मतलब की से आ जाए कावेरी। दक्षिणी गंगा, जब पूछेगा दक्षिणी गंगा क्या है, देखिए आपका ये भारत का मान लीजिए मैप हो गया, ठीक। मैप में क्या, यहाँ पे गंगा नदी बह रही है, यहाँ पे आपका गोदावरी नदी है, ठीक है। ये दक्षिणी गंगा के जस्ट दक्षिणी कौन सा है, गोदावरी नदी, उसके नीचे कावेरी नदी यहाँ बहती है, इसी याद के दक्षिणी गंगा कौन सी हो गई आपकी, गोदावरी नदी, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद क्या, गोदावरी के बारे में पूछेगा वृद्ध गंगा। क्या, गोदावरी को हम लोग क्या बनते हैं, बूढ़ी गंगा। क्या, बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा के साथ साथ इसी को हम बोलते हैं वृद्ध गंगा। क्या, वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी को ही बोलते हैं वृद्ध गंगा। उसके बाद गोदावरी नदी के बारे में और क्या हो सकता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, क्या, उद्गम महाबलेश्वर। क्या, महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको कृष्णा, हाँ देखिए कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वरी गोदावरी से। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, वेट, देखो गलती हो गई। हाँ देखो क्या बोला कि गोदावरी के बारे में बताया मैंने, वृद्ध गंगा है, उसके बूढ़ी गंगा इसी को बोलते हैं, गोदावरी नदी को ही बोलते हैं। गोदावरी नदी का हमारे जो उसके सहायक नदियाँ हैं, क्या, हाँ देखो गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है, क्या, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप इसको याद रखिए, ये कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती हैं त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। कहाँ से, नासिक में एक जगह है, नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। क्या, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती हैं। इन गोदावरी नदी के बारे में महाबलेश्वर से तो कृष्ण जी बहुत महान थे। क्या, बहुत महान थे, इसलिए इनको याद रखिए महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सा निकलती हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी। देखो गोदावरी की सहायक नदी में कौन कौन सी, प्राणहिता, प्राणहिता, वेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा, मेजरा। क्या, मेजरा, वर्धा, वर्धा, इंद्रावती, इंद्रावती। उसके बाद प्राणहिता,
प्राणहिता, ये सभी आपको याद रखना, इतनी इनकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताया था, क्या मैंने आपको बताया था कि सिंधु की सहायक नदी है। देखो सिंधु नदी सबसे पहले कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु की सबसे बड़ी, सिंधु के बाद आती है झेलम नदी, झेलम के बाद चिनाब, यानी चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी नदी। सिंधु जो है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। क्या सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी सिंधु की सब, ये आपकी मेन नदी है सिंधु। सिंधु में आपकी कौन सी नदी आके मिल गई? आपकी मिल गई ये झेलम है। क्या? झेलम। झेलम में कौन सी नदी आ गई? चिनाब। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु, झेलम, चिनाब, उसके बाद रावी। क्या? रावी नदी हो गया। रावी के बाद फिर आ गया ब्यास और सतलज। इसके बाद ये आ गई आपकी ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। देखो ब्यास के बाद सतलज नदी। देखो सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी सिंधु की आपकी कौन? ये आपकी सिंधु की सबसे बड़ी लंबी नदी, सहायक नदी है चिनाब नदी। उसके बाद चिनाब नदियों की सहायक नदी है झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ये आपकी ये पंचनद है। ये सब क्या है? पंचनद। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? देखिए प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम तो रोमन ने देखा। किसने? रोमन ने। इन्होंने क्या बताया? प्रकाश जो होता है इसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसमें होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है। इतनी बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगला उसमें क्या लिखा गया है? गैलीलियो। दूरबीन की खोज किसके द्वारा किया गया? दूरबीन की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया। दूरबीन क्या होता है? इससे हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। ठीक। न्यूटन ने किसकी खोज किया? गुरुत्वाकर्षण। क्या? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया। कैसे? इनके द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी की प्रत्येक वस्तुएं हैं वो हमेशा पृथ्वी अपने केंद्र की ओर इन्हें खींचती है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक फार्मूला याद रखिएगा, F = G m1m2/r²। इतनी बात याद रखिएगा। पूछता है गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 6 × 6 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। पूछेगा इसका मात्रक क्या है? मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। क्या? न्यूटन मीटर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, या यौगिक के बारे में पूछा है। ठीक है, यौगिक किससे बनते हैं? धातु और अधातु। देखो यौगिक बनेगा किससे? इसमें मेटल भी होगा, नॉन मेटल, या तो मेटल मेटल होगा, धातु धातु से या धातु अधातु से मिलकर किसी एक धातु से मिलकर कोई मेटल तो बनेगा नहीं, या तो धातु धातु। जैसे मान लीजिए यौगिक क्या होता है? मान लीजिए आपका इसमें ऑप्शन दिया अमोनिया। क्या? अमोनिया का फार्मूला है NH3। इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक धातुएं। जब दो धातु मिले या दो से अधिक धातु, इसमें एक धातु क्या है? नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन। दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं के मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। ठीक, ये हो गया हमारा अमोनिया। रेत को क्या बोलते हैं? सिलिका। सिलिका यानी SiO2, ये रेत का फार्मूला है, इसे बोलते हैं सिलिका। ओजोन क्या हो गया? ओजोन एक ही धातु से बना है। देखो एक ही मिलकर बना। इसका मतलब ये क्या होगा? एक से तो नहीं होगा, दो या दो से अधिक धातुएं होनी चाहिए। उसके बाद पारा। पारा हो गया Hg। ये हमारा क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व। पूछेगा धातु में कौन सा तत्व है? धातु में द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है? तो आप बताइएगा पारा। अधातु में द्रव अवस्था में कौन सी होती है? ब्रोमीन। अधातुओं में द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है? ब्रोमीन। ठीक, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन पूछेगा? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व? ये कौन सा है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछेगा। इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता क्या है? क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है। इसकी परमाणु क्रमांक कितना है? 17। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। ठीक, इतनी बात आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए क्या करता है? ये आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। देखिए कभी कभी आप ये मत सोचिएगा कि दोनों ऑप्शन दिया कि दोनों होगा, कभी नहीं। पाचन क्रिया में आरएनए का कोई योगदान नहीं होता है। पाचन क्रिया में पित्तरस यानी बाइल जूस, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका योगदान होता है। देखिए आरएनए मतलब क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक। देखो एक चीज़ होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। क्या? आरएनए। इसके बारे में आप लोग समझिएगा। डीएनए हमारा क्या होता है? डबल हेलिक्स। क्या होता है? डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल किसका होता है? डीएनए का। आरएनए क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। सबसे पहले डीएनए के बारे में क्या बताओगे? इसका मॉडल कैसा होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। कैसा? डबल हेलिक्स।
हेलिक्स मॉडल होता है। कैसे? देखो इसमें एक हेलिक्स ये है, आपका अगला ये हेलिक्स ये है। डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है? डीएनए का ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए की सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया? अवलोकन किसके द्वारा किया गया? तो बताइएगा कार्लसबर्ग। क्या? कार्लसबर्ग के द्वारा सबसे पहले डीएनए का अवलोकन किया गया। डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया? खोज किया गया वाटसन एंड क्रिक। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज किया गया। इतनी बात आपको डीएनए के बारे में याद रखना है। उसके बाद डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसमें क्या होता है? ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। क्या? ये न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद ये क्या है आपका? देखो ये आपका जो ये रचना दिख रही है, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आके मिलते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रोमीटर। क्या? इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? जंक्शन को बोलते हैं सेंट्रोमीटर। क्या? सेंट्रोमीटर, इसी जंक्शन को बोलते हैं, ठीक। उसके बाद होता क्या है, इसमें क्या होता है? देखो डीएनए का जो ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, इस हेलिक्स मॉडल में होता क्या है? इसमें एक दो क्षार होते हैं। कौन? ATGC। क्या? ATGC, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। इसमें क्या होता है? AT जो T होता है और GC ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्या? इसमें देखो FR होता है। क्या? एडेनिन। क्या? एडेनिन, FR हो गया हमारा एडेनिन। G फार क्या हो जाए? ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायोसिन और यूरियल, ATGC, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और थायमिन होता है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ATGC, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको मैंने क्या बताया? ATGC, इसमें बीच में कौन सा बंध पाया था? हाइड्रोजन बंध। पूछेगा कि इन लोगों के बीच में कौन सा बंध पाया था? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसमें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म कहीं पेपर में पूछ लिया था, इसलिए आप लोग उसको याद रखिएगा। डीएनए होगा। डीएनए में क्या होगा? AT, ए किससे जुड़ता है? थायमिन किससे जुड़ता है? और एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से। सी मतलब क्या हो गया हमारा? साइटोसिन। क्या? सी मतलब हो गया साइटोसिन। देखो इसमें होता क्या है? एडेनिन जुड़ता है थायमिन से और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से, ठीक है। ये डीएनए के बारे में इतनी बात याद रखिएगा। डीएनए क्या करता है? हमारे जो जीन, क्या हम लोग का हाथ कैसा होगा, पैर कैसा होगा, ये सही बात है डीएनए को मालूम रहता है। डीएनए क्या करता है? उसकी पहचान करता है, ठीक। उसके बाद आरएनए के बारे में क्या चीज़ें हैं? आरएनए क्या करता है? हमारा आरएनए जो होता है, इसमें केवल एक ही अंतर होता है। क्या? इसमें पूछेगा डीएनए और आरएनए। देखो डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाएगा? जब पूछेगा कौन सा तत्व पाया जाएगा, तो पाया जाएगा इसमें तत्व पाया जाएगा फास्फोरस। कौन सा क्षार पाया जाएगा? क्षार कौन सा पाया? देखो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन सा क्षार पाया जाएगा? अमोनियम बेस क्षार। क्या? अमोनियम क्षार पाया जाएगा, यानी अमोनियम क्षार डीएनए में पाया जाता है। इतनी बात आपको याद रखना। आरएनए के बारे में मैंने क्या बताया? आरएनए में केवल क्या होता है? देखो ATGC ये होता है ना, थायमिन के स्थान पे क्या आ जाता है? यूरेसिल। बस थायमिन के स्थान पे मारा जाता है यूरेसिल। ध्यान दीजिएगा, थायमिन के स्थान पे केवल एक चीज होता है, यहाँ पे आता है यूरेसिल। इसका क्या नाम है? यूरेसिल। पेपर में देगा निम्नलिखित में कौन सा डीएनए का भाग नहीं है, तो वहां दे देगा यूरेसिल। यूरेसिल किस में आता है? आरएनए में। आरएनए कैसा है? सिंगल हेलिक्स मॉडल है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तरांचल। क्या? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? देखिए उत्तराखंड की राजधानी हमारी क्या है? देहरादून। क्या? देहरादून। उस समय उत्तरांचल क्या है? यूपी के, क्या? यूपी के जिलों को काट के बना है उत्तरांचल। कब बना था? ये 6 नवंबर 2000 को, सन 2000 को उत्तरांचल का निर्माण हुआ था, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है उत्तराखंड के बारे में? मान लीजिए कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड। क्या? नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा हो गई, ठीक। उसके बाद मान लीजिए मणिपुर की राजधानी, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कुछ यूपी की राजधानी आपको कौन पूछ लेगा? लखनऊ याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट राजधानी है उसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई। ये भारत के राज्यों की राजधानियाँ हैं, ठीक है। इतना आप लोग धीरे धीरे इसको ऐसे लर्न करते चलिए, याद हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, यहीं पे क्वेश्चन समाप्ति होती है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। क्या? देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है जो हाई कोर्ट से संबंधित पूछता है। देखो सबसे पहले हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कैसे? हाई कोर्ट के बारे में मैं आपको क्या बताया हूँ। देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा। हाँ, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला जज कौन सी है? तो हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? अन्ना चांडी। कौन है? अन्ना चांडी। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। क्या? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। मुख्य कौन होगा? जो सेठ महाजन होगा हमेशा सोचेगा बड़ी पद पे जाने के लिए। इसका मतलब क्या होगा? लीला सेठ।
क्या? लीला सेठ, ठीक, सेठ। उसके बाद पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? तो ये है कौन? फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी। इतनी बात आपको याद रखना होगा, ठीक। अगला हमारा क्या है, हम आपको और क्या बताए थे? सेबी के बारे में बताए थे। क्या? सेबी के बारे में बताए थे। सेबी के बारे में बहुत अच्छा चीज़ क्या है? सेबी, ये सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका अधिनियम तो 1992 का अधिनियम है। कब है? 1992 का। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इतनी बात आपको याद रखना है। सेबी की हेड कौन है? माधुरी पुरी बुच। कौन? माधुरी पुरी बुच जो है ये सेबी की हेड है, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।